ये है कि बेटा ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है कि भाई इस मॉडल में ही होता ही है कि आपके जो इवेंट हैं, इवेंट बेस्ड कंट्रोल जो है ना वो ब्रॉडकास्ट होता है। यानी एक पर्टिकुलर इवेंट पे ये सारे सब सिस्टम्स को भेजा जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट है ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट है तो वो इन सारे सब सिस्टम्स को भेजा जाता है। अब हर सब सिस्टम जो है ना उसको बनाया गया है किसी पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, तो जिसके लिए वो इवेंट होगा वो ही उसको एक्सेप्ट करेगा और वो फिर आगे आप इवेंट और मैसेज हैंडलर को दे देगा। ठीक है, और वो इवेंट हैंडलर जो है वो काम करेंगे जिनके लिए उसको डिजाइन किया गया है। मतलब ये कि जैसे कि मैंने ये अब बटन की बात की थी कि कमांड बटन है। ठीक है, जब जब भी आप क्लिक करते हो तो क्लिक करना इस कमांड बटन को एक इवेंट है। ठीक है, माउस क्लिक करते हो ना आप लोग, माउस के बटन को क्लिक करते हो या फिर टाइप करते हो, तो टाइप करना वो इवेंट है। अपने मोबाइल की जो टच स्क्रीन है उसको टच करना एक इवेंट है। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा काम करना यानी कि कंप्यूटर में आपके माउस के बटन को क्लिक करना, आप डबल क्लिक करो, सिंगल क्लिक करो, ये सारे इवेंट्स हैं। कुछ टाइप करते हो तो भी वो इवेंट है। अब बस करो, अब माउस के बटन को क्लिक करो या वटेवर जो भी कर रहे हो आप। या फिर अगर फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म में एक बटन होता है, जैसे कि अपडेट है, डिलीट है, सेव है, कैंसिल है, ये बटन होते हैं। तो ये भी एक इवेंट्स हैं। जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो पर्टिकुलर इवेंट कॉल होते हैं। ब्रॉडकास्ट मॉडल में क्या होता है कि एक इवेंट जो है उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, यानी सारे के सारे सब सिस्टम्स की तरफ भेज दिया जाता है। अब जिस सिस्टम के लिए वो इवेंट होता है सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी उसको सिर्फ लिसन कर रहे होंगे, देखेंगे, और उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए उनको डिज़ाइन नहीं किया गया। वो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम ही उसको एक्सेप्ट करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया है। तो इवेंट हैंडलर और मैसेज हैंडलर जो है वो क्या करता है, वो यहाँ से जो चीज़ है वो देख रहा होता है और उस पर्टिकुलर सब सिस्टम पर वो चीज़ भेज देता है, यानी कि उस इवेंट का रिस्पॉन्स भेज देता है। और फिर वो सब सिस्टम जो है वो अपना पर्टिकुलर काम करने शुरू हो जाते हैं जिनके लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और हर बटन यानी कि अगर आपने कोडिंग की हो, ऊप में कोडिंग की हो या किसी विजुअल स्टूडियो में कोडिंग की हो, तो आपको पता है कि फॉर्म बेस्ड अगर काम करें या विजुअल प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आप फॉर्म पर जब काम कर रहे होते हो, यानी कि आपने एक फॉर्म बनाया जैसे कि फेसबुक का फॉर्म होता है या लॉगिन पेज होता है। तो लॉगिन पेज फर्स्ट करो आपने बनाया है तो लॉगिन पेज पर आप क्या करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड देते हो और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हो। तो ये लॉगिन पे क्लिक करना एक इवेंट है। और जब लॉगिन पर क्लिक करते हो तो इसकी जो कोडिंग होगी ना कि यूजर नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना है, वो सारी सारी कहाँ पे लिखी होगी, लॉगिन बटन के अंदर। अब लॉगिन बटन के अंदर वो सारा कुछ लिखा हुआ है कि भाई आपने यूजर को लॉगिन करवाना है, आपने उसका यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड से उठाना है, आपने उसका पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड से उठाना है और डेटाबेस से चेक वेरीफाई करवाना है और उसको फिर लॉगिन करवाना है। ये सारा कुछ आपके लॉगिन बटन के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, यानी लॉगिन बटन के अंदर की कोडिंग में होता है। जो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है कि एक्शन परफॉर्म में कि डू वर्क हेयर, तो डू वर्क हेयर के अंदर फर्स्ट करो अगर यहाँ पे लॉगिन बटन है तो सारा लॉगिन वाला काम जो सिलसिला मैंने अभी बताया आपको वो सारे का सारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात, अब समझ में आई? यस सर। अच्छा, कंट्रोल मॉडलिंग के बारे में देखते हैं अब नेक्स्ट। इवेंट बेस्ड कंट्रोल या ब्रॉडकास्ट मॉडल, इसी को थोड़े से डिटेल में देख रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में फिर क्या होता है। अब यहाँ पे देखें प्रेजेंटेशन लेयर है। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब बताया था आपको कि लेयर्ड आर्किटेक्चर, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लेयर है, डाटा एक्सेस लेयर है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट करें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने उसमें नाम दिया, अपना पता दिया, एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, वट एवर जो कुछ भी कॉन्टेक्ट किया, फिर आपने क्या किया, सबमिट किया। अब जब सबमिट किया आपने तो ये ब्रॉडकास्ट हुआ है इन तीनों लेयर्स के पास गया डाटा। ठीक है, कहाँ पे जाता है, तीन लेयर पे पास जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना आपका जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म, ये आपको नजर कहाँ पे आएगा, ये आपको प्रेजेंटेशन लेयर में नजर आता है बच्चे। कहाँ पे नजर आता है, आपको प्रेजेंटेशन लेयर में नजर आएगा। और ये सारे सब सिस्टम यानी ये सब सिस्टम है और ये ब्रॉडकास्ट होता है आपके इन तीनों लेयर्स के अंदर, या जितनी भी लेयर्स होंगी आपकी उनमें ब्रॉडकास्ट होता है। और आपके जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये आपकी ये बेसिकली आपका जो फॉर्म है वो प्रेजेंटेशन लेयर में ही होगा।
जब आप सबमिट का बटन क्लिक करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर भी डाटा आएगा, बिजनेस लॉजिक लेयर में भी आएगा, डाटा एक्सेस में भी आएगा। अब बिजनेस लॉजिक लेयर में क्या होता है कि कुछ वैलिडेशन रूल्स होते हैं। वैलिडेशन रूल्स अगर आपने कुछ प्रोग्रामिंग की हो तो आपको समझ आती होगी कि भाई फर्ज करें आपने वैलिडेशन रूल्स से मुराद ये है कि आपने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी हुई फॉर्म के अंदर फिल करना, मतलब कि सारी चीज़ें आपने मौजूद हैं, सब कुछ दिया हुआ है, और फिर मेन काम करना क्या है वो बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो आपको बता रही होती है। उसके बाद जो डाटा आपने इस फॉर्म के अंदर दे दिया हुआ है वो सारा प्रेजेंटेशन लेयर से होता हुआ और बिजनेस लॉजिक लेयर से होता हुआ डाटा एक्सेस लेयर पे आएगा। और वो सिर्फ डाटा आएगा, फॉर्म नहीं, डाटा फॉर्म का डाटा सारा उठ के डाटाबेस डाटा एक्सेस लेयर में आएगा और यहाँ से जाएगा डाटाबेस में। और डाटाबेस के अंदर कैसे स्टोर हुआ होता है, टेबल की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, आपने डाटाबेस से पढ़ी होगी। तो टेबलर फॉर्म में स्टोर हुआ होता है वही सारा आपका डाटा एक रो की फॉर्म में या फिर मल्टीपल टेबल जैसे ज्वाइन लगा कर ना मल्टीपल टेबल से भी डाटा एक्सेस किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है। तो वहाँ पर आपका डाटा स्टोर भी किया जाएगा या फिर टेबल की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबमिट का बटन है ये क्या है, ये क्लिक इवेंट है। जब ये क्लिक इवेंट होगा तो ये ब्रॉडकास्ट होगा, इन तीनों लेयर्स के पास जाएगा। इन तीनों लेयर्स में से फिर ये आगे वन बाय वन अपना काम करेंगे और फिर डाटा एक्सेस लेयर जो है वो डाटाबेस में डाटा स्टोर करेगा और इन टेबल की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंट्रोल मॉडलिंग ब्रॉडकास्ट था। अब इंटरप्ट की बात करते हैं। तो इंटरप्ट में क्या होता है बेटा, इंटरप्ट में ये होता है कि फर्स्ट और जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो बीच में से एक बंदा आके कहता है सर एक्सक्यूज मी, मुझे एक क्वेश्चन है। तो क्या किया उसने, उसने मेरे कंटिन्यूस फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, मुझे रोक दिया, मुझे इंटरप्ट कर। ठीक है, तो किसी चीज को इंटरप्ट करना, रोकना, मदाखलत करना इंटरप्ट कहलाता है। ठीक है बात। तो इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल क्या होता है कि जब भी आप ये काम कर रहे हो तो बीच में इंटरप्ट आ जाता है। ठीक है, अब इंटरप्ट कैसे आता है, आप देखें इंटरप्ट वेक्टर है, ये इंटरप्ट वेक्टर है, मतलब कि वेक्टर मतलब अरे, समझ आ गई बात, अरे ये इंटरप्ट अरेज है। ठीक है, एक दो तीन चार यानी कि चार की ये अरे है, यानी कि इसमें भी इंटरप्ट पड़ा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी इंटरप्ट। अच्छा फर्ज करें, इसकी मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए अगर आप फर्ज करें कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो वो सिस्टम हैंग हो जाता है या रुक जाता है या स्लो हो जाता है और आपको फौरी तौर पे किसी कोई और काम करना है लेकिन आपका सिस्टम स्लो है, तो आप क्या करते हो, आप सिंपल एक काम करते हो, आप कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट बटन को प्रेस करते हो तो क्या होता है, एंड टास्क का जो मेन्यू है वो शो होता है, वो बताता है भाई क्या चीज़ आपने एंड टास्क करनी है। तो उसके बाद फिर आप कुछ अपना वो प्रोसेस या वो एप्लीकेशन उस पर क्लिक करते हो और वो एंड टास्क करते हो। एंड टास्क का मतलब क्या कि इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए। अब ये क्या है, ये इंटरप्ट है। ये जो एंड टास्क का करना था या एंड टास्क का आना और उसका प्योरिटी बेस पर आपके जो सॉफ्टवेयर था जो हैंग हो गया था उसको क्लोज करना, ये एक इंटरप्ट था। बेसिकली क्या हो रहा था, आपका जो सिस्टम है या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चल रहा है लेकिन वो इतना स्लो चल रहा था कि आपको लग रहा था कि वो फॉल्ट हो गया है या फिर हैंग हो चुका है, वो रुक गया हुआ काम करना, लेकिन इंटरनली वो चल रहा होता है, कंप्यूटर मेमोरीज के अंदर वो चल रहा होता है, लेकिन किसी वजह से स्लो हो जाता है या वट कोई भी वजह हो जाती है ऐसी। तो आपने क्या किया, आपने एक इंटरप्ट जनरेट की एंड टास्क के नाम की। ठीक है, कि इसको खत्म ही कर दो, मुझे नहीं चाहिए, ये स्लो हो चुका है। तो क्या किया उसने, उसने वो जो नॉर्मल फ्लो था उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का या उस सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन का, उसको रोक दिया। इंटरप्ट क्या करता है, मदाखलत क्रिएट करता है। अब देखिए मैं अभी अगर बोल रहा हूँ तो बीच में कोई भी लड़का बोल पड़ेगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा भाई। कोई बोल रहा है, कोई लड़की बोल रही है, लड़का बोल रहा है, कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है तो मुझे उसको आंसर करना पड़ेगा या फिर उसको कोई कम से कम जवाब देना पड़ेगा या चुप करवाना पड़ेगा। एटलीस्ट ये काम करने पड़ेंगे मुझे, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा। मुझे आपने इंटरप्ट कॉल कर दी, मुझे आपने तंग मतलब कि मुझे आपने वो रोक दिया, डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरह से प्रोग्राम की एक एग्जीक्यूशन चल रही है, आप एक इंटरप्ट कॉल कर लेते हो, कंट्रोल और डिलीट करते हो। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो कंट्रोल और डिलीट वाले की होती है। तो वो क्या करती है कि आपका एंड टास्क जो है वो आ जाता है सामने, तो वो क्या करता है कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही थी उसको वो रोक देता है टेम्परेरी तौर पे। वो रोकने के बाद फिर क्या करता है कि उसको एंड कर देता है आपकी लिए। तो
इंटरप्ट जो है उनकी भी डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, अपने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। अब इंटरप्ट भी एक से ज़्यादा तरह के कंप्यूटर में होते हैं, एक से ज़्यादा तरह के इंटरप्ट कंप्यूटर के अंदर होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एंड टास्क के बारे में बताया, ये काफ़ी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इसकी, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कहीं पे फंसे हो, कुछ भी हो, तो आप कंट्रोल आर डिलीट करोगे, फौरी तौर पे आपका जो है ना प्रोसेसर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, इस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा और फौरी तौर पे पहले ये काम करेगा, बाकी सारे काम छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल है। अब आपको इंटरप्ट की समझ आ गई कि इंटरप्ट क्या है, जो कि मैंने काफी डिटेल में बताया। अब इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल में क्या होता है कि भाई आपका इंटरप्ट जो है वो आ जाते हैं। कंट्रोल मॉडलिंग में आप इंटरप्ट से भी काम लेते हो, मतलब कि आपने अगर कंट्रोल करना है किसी सब मॉड्यूल को या सब सिस्टम को, तो आप इंटरप्ट को क्रिएट कर दोगे। आप कह दोगे बाकी सारे काम छोड़ो, पहले ये करो। और हर इंटरप्ट की एक स्पेसिफिक प्योरिटी होती है, और प्योरिटीज होती हैं मीन्स के 1 है फर्स्ट करो तो उसकी सबसे हाईएस्ट प्योरिटी है, 2 जो है उसकी कम है, फिर 3 जो है उसकी उससे कम है, 4 की उससे भी कम है, लाइक दैट। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है प्योरिटीज पर इंटरप्ट डिसाइड होते हैं कि पहले किसको एग्जीक्यूट करना है, बाद में एग्जीक्यूट किसको करना है। और ये सारे इंटरप्ट हैं वो इंटरप्ट वेक्टर के अंदर मौजूद होते हैं या इंटरप्ट एरे के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप कंट्रोल मॉडलिंग के अंदर इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल को भी यूज करते हो सब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए या इवेंट बेस्ड कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब फटाफट से मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। सब सिस्टम्स आर डिकम्पोज इनटू मॉड्यूल्स, ठीक है। व्हाट इज मॉड्यूल? अब क्या होता है कि सब सिस्टम जो है उनको मजीद तोड़ा जाता है। बेसिकली आपका जो मेन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है उसको तोड़ तोड़ के आप सब सिस्टम बनाते हो। अब सब सिस्टम को मजीद तोड़ा जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, जिनको हम मॉड्यूल्स कहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हमारे लिए काम करने में आसानी पैदा हो, हमारे में प्रोग्रामिंग करने में आसानी पैदा हो। हम आपस में उन मॉड्यूल्स को भी जोड़ के वो पर्टिकुलर काम कर सकें। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ना कि कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर के लिए एडिशन का आप अलग फंक्शन बनाते हो, मल्टीप्लिकेशन का अलग से, डिवीजन का अलग से। तो ये समझ लो कि एक आपने मॉड्यूल छोटे छोटे बना लिए उसके, या फंक्शन बना लिए छोटे छोटे। तो मॉड्यूल क्या है? इट्स इज अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम का एक हिस्सा है। प्रोग्राम क्या है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेशुमार प्रोग्राम से मिलकर बनता है। और प्रोग्राम क्या है, और सॉरी मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल जो है वो प्रोग्राम का भी एक छोटा सा हिस्सा है, या एक हिस्सा समझिए। तो मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, एक डेटा फ्लो मॉडल होता है। ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होगा? स्ट्रक्चर दैट सिस्टम इनटू सेट ऑफ लूजली कपल्ड ऑब्जेक्ट विद वेल डिफाइंड इंटरफेसेस। Structure the system into set of loosely coupled objects with well-defined interfaces। क्या हो गया भाई ऑब्जेक्ट मॉडल में कि आपके ऑब्जेक्ट मॉडल आपने ऐसे बनाने हैं कि वो लूजली कपल्ड हों, एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हों, और वेल डिफाइंड इंटरफेसेस भी हों उनके, ठीक है। और आपने वो ऑब्जेक्ट्स मॉडल्स क्रिएट करने हैं, मीन्स के जैसे आप एक क्लास बना लेते हो, या मैंने जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल दी थी शुरू में आपको, वो भी एक ऑब्जेक्ट मॉडल के तौर पे आप कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट मॉडल है। मीन्स कि आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जो है उसको मॉडल किया हुआ है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। कोई आप प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, तो वो आपका एक तरह का ऑब्जेक्ट मॉडल ही बन जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सर डिकम्पोजिशन इज कंसर्न विद, अब देखें ऑब्जेक्ट क्लासेस से, देखें मेरी बात सुने। आप कोई प्रोग्राम बनाते हो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो आपके पास क्लासेस होती हैं ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट और क्लासेस में क्या फ़र्क है? ऑब्जेक्ट जो है, क्लासेस जो है वो डिस्क्रिप्शन होती है कि अब आपके ऑब्जेक्ट की। फर्स्ट करें, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है या उसके ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि वो एग्ज़ाम देगा, ऐसे ही है। अब खाने पीने वाला स्टूडेंट का जो मामला है वो स्टूडेंट में नहीं, वो पर्सन में आता है, वो हर बंदा करता है, ठीक है। स्टूडेंट इज समथिंग एल्स, स्टूडेंट कैन गिव एग्जाम, ऐसे ही है। और इसके अलावा गिव असाइनमेंट्स, क्विजेस वगैरह वगैरह ये सारे काम कर सकता है। क्विज, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के रिलेटेड हैं। ऑब्जेक्ट जो है एक, मैं कह रहा हूँ कि एक रियल वर्ल्ड को आपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखना है। अब देखें, हम अपने आप को देखो, मैं टीचर हूँ, मुझे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, मेरा क्या काम है? गिविंग लेक्चर्स,
डिलीवरिंग जो लेक्चर्स आपको डिलीवर करना, ये एक ऑब्जेक्ट का काम है, एक ऑब्जेक्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा काम है आपको लेक्चर डिलीवर करना। मेरे अलग से एट्रीब्यूट्स हैं, मेरा नाम है, कुछ कॉमन भी होंगे, स्टूडेंट और टीचर के कॉमन भी हैं लेकिन अलग भी हैं। अब ये नहीं कि आप कहना चाहो कि अब टीचर भी स्टूडेंट खाना खाता है और टीचर भी खाता है और स्टूडेंट भी खाता है। तो ये एक कॉमन, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट टीचर के बीच में नहीं आ रही। ठीक है, ये एक तो पर्सन की चीज़ें हैं, ये तो पर्सन है। ठीक है, वो तो कोई भी जानवर भी होगा वो भी खाएगा। तो ये चीज़ें हमने कंसीडर नहीं करनी, हमने वो कंसीडर करनी है जो इसके रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके मुताबिक उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि मेरा एट्रीब्यूट है, मेरा एम्प्लॉय कोड है, आपका रोल नंबर है। ठीक है, मैं एम्प्लॉय कोड से पहचाना जाता हूँ, मेरा एक एम्प्लॉय नंबर है। आपका क्या है, आपका एक रोल नंबर है, आप रोल नंबर से पहचाने जाते हो, अपने नाम से पहचाने जाते हो, ज़्यादातर आप अपने रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचाने जाते हो। मैं अपने एम्प्लॉय आईडी से पहचाना जाता हूँ। ऑपरेशन है, मेरे कुछ ऑपरेशन है, मैंने पेपर चेकिंग करनी है, मैंने पेपर मार्किंग करनी है, असाइनमेंट चेक करनी है, मैंने आपको असाइनमेंट देनी है, मैंने आपको लेक्चर देने हैं, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें देनी है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो आप नॉर्मली अपना काम करें, मैं आपको अगर देता हूँ कि भाई स्टूडेंट है, तो आप एक काम करो, 5 स्टूडेंट्स का डाटा लो और उसको आउटपुट करो, इसका एक प्रोग्राम बनाओ। तो ये क्या कर रहे हो, ये आप ऑब्जेक्ट मॉडलिंग कर रहे हो। समझ में आई बात क्लियर होगी बात कि नहीं आई समझ? अब बोलो कोई क्वेश्चन। यस सर, हो गई है। यस सर, हो गई है। ओके जी। सर अब यहाँ पे देखो, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, इनवॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम है ऑफ इनवॉइस। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है बेटा, गौर से समझने वाली चीज़ है ये। आपने सारा काम आइंदा जो है ना आपकी प्रोग्रामिंग रिलेटेड ऊप में आपने इसी तरह से करना है। अब देखिए, इनवॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम है, एक इनवॉइस है यानी कि आपका बिल है, उसको कैसे प्रोसेस करोगे भाई? अब देखो, कस्टमर आता है, एक कस्टमर है, एंटिटी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपने पढ़ी, एक एंटिटी आपका कस्टमर हो गई, एक एंटिटी आपकी पेमेंट होगी, एक इनवॉइस और एक रिसिप्ट, 4 हो गई। अब कस्टमर की, अब मैंने यहाँ पे बताया कि भाई ऑब्जेक्ट की क्लासेस भी होंगी, इसके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन भी होंगे। एट्रीब्यूट्स वो हैं जो उसकी पहचान होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन, ये एट्रीब्यूट्स हैं। और जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके बिहेवियर रेफर करो। लाइक आप लोग अभी मेरा जूम लेक्चर अटेंड कर रहे हो या क्लास ले रहे हो, टेकिंग क्लास, अटेंडिंग क्लास। ठीक है, और क्या नाम है, गिविंग एग्जाम्स। ठीक है, ये आपके क्या है, बिहेवियर। तो इस तरह से कस्टमर जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर नंबर जिससे वो पहचाना जाता है, उसका नाम, एड्रेस और क्रेडिट पीरियड। ठीक है, ये उसकी 4 चीज़ें होगी। पेमेंट्स में देखो तो इनवॉइस नंबर, डाटा, अमाउंट और कस्टमर नंबर पेमेंट्स में आ गया कि भाई इनवॉइस नंबर क्या होगा जिसकी उसने पेमेंट करनी है, और कितनी अमाउंट की करनी है, किस डेट को करनी है, और कौन सा कस्टमर पेमेंट कर रहा है, ये भी पता चल जाएगा उसे। ठीक है, ये बेसिकली आपकी डाटाबेस भी बनी हुई है। तो रिसिप्ट में देखो तो इनवॉइस नंबर, एक रिसिप्ट जो होती है ना, आपको रिसीट मिलती है जो, उसमें आपका इनवॉइस नंबर होता है कि भाई आपने जो बिल्डिंग, जो परचेजिंग की है उसका नंबर क्या है सिस्टम के अंदर, फिर किस डेट को किया है, कितनी अमाउंट की है, और आपका कस्टमर आईडी या आपका नंबर भी कस्टमर होता है बीच में, ये आपका कस्टमर नंबर है। इनवॉइस में देखो तो इनवॉइस नंबर आपका यहाँ से जनरेट हो रहा है, डेट, अमाउंट और कस्टमर। अब अगर इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे भाई, एक कस्टमर है, उसने वो आया है, और ये इनवॉइस जो है उसको इशू कर दी जाती है, किसको? ये इनवॉइस जो है, ये दरमियान वाली इनवॉइस है ना, इस इनवॉइस को कहाँ पे ये इशू कर दिया, किसको? एक कस्टमर को। अब उस कस्टमर को, उसका एक आईडी है, यानी कस्टमर आईडी, यहाँ से भी पता चल जाएगा उसको कि भाई इस कस्टमर आईडी को ये एक इनवॉइस इशू कर दो। वो इशू होगी उस पर्टिकुलर कस्टमर को जिसका नेम भी है, एड्रेस भी है और क्रेडिट पीरियड भी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद उसने पेमेंट करनी है, तो पेमेंट जो है वो पर्टिकुलर इनवॉइस पर, यानी ये इनवॉइस नंबर दिया ना उसने, अब वो इस इनवॉइस पर डेट, अमाउंट और डेट, उस पर्टिकुलर डेट पर उस अमाउंट पर क्या करेगा, यानी कि वो पेमेंट करेगा। और वो फलां कस्टमर नंबर, यानी ये कस्टमर जो है वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। जब ये पेमेंट करेगा तो इनवॉइस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट पेमेंट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट पेमेंट कर रहा है।
और फिर जब पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी तो सेंड रिसीप्ट, यानी रिसीप्ट जो है वो पेमेंट को यानी उस कस्टमर को भेज दी जाएगी, यानी कस्टमर नंबर, यानी वहाँ से पता चल जाएगा कि भाई कौन सा कस्टमर है जिसको ये पेमेंट ये रिसीप्ट भेजनी है, फिर कितनी अमाउंट की उसने पेमेंट की है वो रिसीप्ट भेज दो, डेट किस डेट को किया और इनवाइस नंबर किस इनवाइस पर उसने पेमेंट की है, ये भी उसका रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये इनवाइस प्रोसेसिंग सिस्टम है। सेंड रिमाइंडर है तो वो भी आपके कस्टमर को रिमाइंडर चला जाएगा कि भाई पैसे भेज दो मेरी बंद तुम्हारी, ठीक है। तो इनवॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो इस तरह से काम कर रहा है कि आपके इनवॉइस जो है बेसिकली प्रोसेसिंग सिस्टम, ये जो है सिस्टम ये आपके कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है, आपके पेमेंट मॉड्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, आपके रिसिप्ट मॉड्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है। अब ये जो रिसिप्ट मॉड्यूल ये रिसिप्ट जो है ये एक मॉड्यूल बना हुआ है एक तरह से, ठीक है। ये जो इनवॉइस है ये भी मॉड्यूल बनी है, कस्टमर और पेमेंट ये सारी चीजें आपके मॉड्यूल्स हैं। और ये ऑब्जेक्ट मॉडल्स हैं बेसिकली, क्या बने हैं ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कस्टमर बना हुआ है, पेमेंट की ये अलग। अब ये जब मैं ऑब्जेक्ट कहता हूँ ना तो इसका मतलब समझें फौरी तौर पे कि इनकी क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है। कस्टमर की ये क्लास बनी हुई है, यहाँ से पेमेंट की क्लास बनी है, इनवॉइस की क्लास है, और इनवॉइस की क्लास के अंदर ये एट्रीब्यूट्स के अलावा आपके जो फंक्शंस हैं वो भी मौजूद है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब डाटा फ्लो डायग्राम है, डाटा फ्लो डायग्राम में क्या होता है या डाटा फ्लो मॉडल्स के अंदर क्या होता है, इनवॉइसेस आ रही हैं, आप रीड कर रहे हो इनवॉइसेस को, फिर आप क्या कर रहे हो पेमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हो, पेमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। पेमेंट ये जस्ट डाटा फ्लो है और कुछ नहीं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, रिसीप्ट इशू करनी है, फिर रिसीप्ट निकल आई आपके पास, फिर पेमेंट्स जो ड्यू हैं जिनकी अभी पेमेंट नहीं हुई जिसके लिए उसने रिमाइंडर भेजना था उसने क्या किया, इशू पेमेंट रिमाइंडर किया और रिमाइंडर्स में चला गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से डिपिक्ट हो रही हैं। अब आखिर में मैं आपको बता दूं, आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रोसेस में पढ़ा कि आपने सबसे पहले जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें सिस्टम स्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें रिपोजिटरी मॉडल था, शेयर डेटाबेस थी, इंडिविजुअल डेटाबेस थी, क्लाइंट सर्वर मॉडल, लेयर मॉडल था। आज के मॉडल लेक्चर में आपने कंट्रोल मॉडलिंग के बारे में, कॉल रिटर्न मॉडल पढ़ा, मैनेजर मॉडल पढ़ा, इवेंट मॉडल कंट्रोल पढ़ा, ब्रॉडकास्ट मॉडल, इंटरप्ट ड्रिवन मॉडल को पढ़ा, और मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन भी पढ़ी, ऑब्जेक्ट और डेटा फ्लो मॉडल भी पढ़ लिया आपने। और यहीं तक आपका लेक्चर था। अब आपका आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज में हम डिज़ाइन फेज का अगला पार्ट देखेंगे वो क्या, ठीक है जी। ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम या फिर कोई मसला मसाइल पूछने हो आप लोगों ने, कुछ भी पूछना सर हो वो ऐसा? यही क्लास पूछ रही है कि जो हमारा फाइनल होगा उसमें हमारा मिस शामिल होगा। बेटा वो तो आपके मुझे हायर अथॉरिटीज़ बताएंगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना, ऐसे तो नहीं मुझे पता चलेगा ना। सर ये तो मतलब टीचर के ऊपर नहीं डिपेंड करता। टीचर पे डिपेंड करता है लेकिन मेरे पे डिपेंड करेगा तो बेटा मैं तो सारी दूंगा। और सर जी क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना होता। हाँ सर को हम मना लेंगे, है टीचर पे डिपेंड करेगा तो हम मना सर जी लेंगे। ना रखें प्लीज, सर वो सर बहुत ज्यादा टीचर हो पे जाना फिर। टीचर पे डिपेंड है इतना बेटा, आप लोगों ने कौन सा बेटा लाती खानी है मुझे पता नहीं है। सर जी फाइनल हमारा यूनिवर्सिटी में होगा, देख लें तो रहने दें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बेटा एक बात मैं सर अल्लाह करे आपको बता फाइनल दूं, में हो। अच्छा मैं मैं आपको बता दूं एक चीज, वो ये है बेटा कि इंशाल्लाह। वो ये है, बोली ना बात मुझे। सर फिर हम जाए। हाँ आप लोग जाओ, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ठीक है, समझ आ गई बेहतर। फिर खुदा सर हाफिज। यस सर अटेंडेंस। आ गई। अटेंडेंस मैंने पिक्चर ले ली है, 13 बंदे प्रेजेंट है, 12। आपके 12 से ऊपर कभी गए नहीं है बेटा, आपकी दो दो ये अभी आपकी ना एक अटेंडेंस नहीं लग रही, आपकी दूसरी अटेंडेंस भी लग रही है इसी के साथ, ठीक है। सर पूरे वीक है आप एक एक पेज पे लगा रहे हैं। जी हाँ। ठीक हो गया सर जी। नहीं सर देखे ना, आपकी तो दो क्लासेस होती है ना, हाँ एक मंडे और एक अब फ्राइडे उसी में आके बैठी हुई है। हैं। सर जी क्या इससे फ्राइडे को भी पहले पकड़ते है। हैं। इससे पहले सर मैं मैं आपका लेक्चर लिया करता हूँ ऑनलाइन, मतलब उधर यूट्यूब पे या वट एवर।
और रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। आज रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिला तो मैंने आज सच आपको कर दिया, ठीक है। तो मतलब वो फ्राइडे वाला लेक्चर नहीं आपने लेना करना 8:30 बजे? सुन तो लो, ठीक है। ये काम ले लूंगा, वो भी ऐसा कोई मसला मुझे। तो वैसे मैं कह रहा हूँ नहीं कि रहने दे, नहीं लेना तो नहीं कोई मैं ले लूंगा, जबरदस्ती कोई नहीं है सर। नहीं मैं ले लूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं क्या करता हूँ, या तो अटेंडेंस टास्क देता हूँ। आपके अटेंडेंस टास्क जो होता है ना, आप पहले जो मैं देता रहा हूँ आपको बेटा, वो आपका पूरे वीक का था। मैं आपको कॉन्टेक्ट जो है पूरे वीक का देता था ना, लिख के दे देता था, अपलोड करके यस सर। पूरे वीक का। तो जो अटेंडेंस टास्क होता था उसका, वो भी पूरे वीक का होता था। तो आप लोग करें जी ना सर। करें, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। और 12 13 14 से ज़्यादा बंदे मैंने आपकी क्लास में कभी देखे नहीं जो यहाँ पे आ रहे हैं। सर तो एक बाकी जो 9 10 सर है ना, उसकी भी बाकी जो 8 9 बंदे हैं ना, वो तो बेचारे शॉर्ट अटेंडेंस में चले जाएंगे, हलाल आराम हो जाएंगे। सर वो सर फॉरूज कलीम भी है हमारी क्लास में, वो पहले थी, उसका ना डिस्कनेक्ट हो गया, उसने ग्रुप में फोटो भी भेजी हुई है, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। वो कर लूंगा मैं, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर जी, अटेंडेंस ओके। टास्क की बेहतर है, इस तरह अटेंडेंस लगाने की निस्बत उस तरह तैयारी थोड़ी बेहतर हो जाती है। अब तो जो हो गया, अब तो मैंने ये इसी पे लगाई है। जी सर, इसकी तो बेहतर है, नेक्स्ट के लिए कह रहा हूँ मैं कि नहीं टास्क बेहतर सर, रहता है। देखेंगे अब सब जो ठीक है, भी हो, जैसे चलो टास्क जो हमारे बेहतर मर्जी। रहता है वो तो खैर। मैं लाइव लेक्चर भी ले रहा हूँ आप लोगों का, आपको क्या चाहिए आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।